हेलो स्टूडेंट्स, हमारी ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। पिछली वीडियो में हमने गद्य खंड स्टार्ट किया था, जिसका प्रथम पार्ट है बड़े भाई साहब, जो मुंशी प्रेमचंद्र जी द्वारा रचित है। हमने इस पार्ट में मुंशी प्रेमचंद्र जी का जो जीवन परिचय दिया गया है उसको अच्छे से पढ़ा तथा समझा है। साथ साथ ही मुंशी प्रेमचंद्र जी की जो रचनाएं हैं उनको भी हमने अच्छे से पढ़ा था। आपको ये रचनाएं याद करना होगी, इसलिए आप इसको साफ स्वच्छ अक्षरों में अपनी नोटबुक में ज़रूर लिखिए। आज के इस वीडियो में पाठ प्रवेश पढ़ते हुए हम पाठ के अंदर प्रवेश करेंगे। अभी तुम छोटे हो, इसलिए इस काम में हाथ मत डालो। यह सुनते ही कई बार बच्चों के मन में आता है, काश हम बड़े होते तो कोई हमें न टोकता। कई बार आप सभी के मन में भी यह बात आती होगी, जब आपको किसी काम के लिए रोका टोका जाता है, ये कहा जाता है कि अभी आप छोटे हो, इस काम के लायक नहीं हो। तब आपको क्या होता है, ऐसा लगता है कि हम काश बड़े हो जाते तो हमें किसी प्रकार की रोक टोक नहीं होती। लेकिन इस भुलावे में न रहिएगा, क्योंकि बड़े होने से कुछ भी करने का अधिकार नहीं मिल जाता, परंतु हम जिस छलावे के अंदर हैं, जिस भ्रम के अंदर जी रहे थे कि बड़े होने से सब कुछ करने का अधिकार मिल जाता है, वह गलत है। बड़े होने से कुछ भी करने का अधिकार नहीं मिलता। घर के बड़े को कई बार तो उन कामों में शामिल होने से भी अपने को रोकना पड़ता है जो उसी उम्र के और लड़के बेधड़क करते रहते हैं। अब जो बड़े हैं उनको वह कई बार ऐसे काम करने से अपने आप को रोकना होता है जो कि उनके उसी उम्र वाले लड़के बेधड़क करते रहते हैं, मतलब बिना सोचे समझे उन कामों को करते जाते हैं। जानते हो क्यों? क्योंकि वे लड़के अपने घर में किसी से बड़े नहीं होते। और वो ऐसा क्यों करते हैं? बेझिझक अपने सारे काम क्यों कर लेते हैं जो कि उनको नहीं करना चाहिए? क्योंकि उनके घर में कोई उनसे बड़ा नहीं होता है, वह वहाँ पर छोटे होते हैं। प्रस्तुत पाठ में भी एक बड़े भाई साहब हैं जो हैं तो छोटे ही, लेकिन घर में उनसे छोटा एक भाई और हैं। उनसे उम्र में केवल कुछ साल बड़ा होने के कारण उनसे बड़ी बड़ी अपेक्षाएं की जाती हैं। बड़ा होने के नाते वह खुद भी यही चाहते और कोशिश करते हैं कि वह जो कुछ भी करे वह छोटे भाई के लिए एक मिसाल का काम करें। इस आदर्श स्थिति को बनाए रखने के फेर में बड़े भाई साहब का बचपन तिरोहित हो जाता है। इस पूरे पाठ में यही है कि किस प्रकार से बड़े भाई साहब अपने छोटे भाई के सामने एक मिसाल कायम करने के लिए अपने बचपन को पूरी तरह से स्वाहा कर देते हैं, पूरे बचपन को ख़त्म कर देते हैं। आइए पाठ में देखते हैं किस प्रकार से वह अपने बचपन को झोंक देते हैं आग के अंदर, और बड़े भाई साहब के सामने, छोटे भाई के सामने बड़े भाई साहब अपनी मिसाल को कायम रखना चाहते हैं। पाठ का नाम है बड़े भाई साहब। इस पाठ के अंदर एक लेखक हैं और एक उनके बड़े भाई साहब हैं। दोनों की उम्र में ज़्यादा फासला नहीं है, दोनों की उम्र में 5 साल का फासला है। मेरे भाई साहब मुझसे 5 साल बड़े हैं, लेकिन केवल 3 दर्जे आगे हैं। 5 साल तो बड़े हैं, परंतु कक्षा में, दर्जे मीन्स कक्षा में, वह 3 कक्षा ही आगे हैं। उन्होंने भी उसी उम्र में पढ़ना शुरू किया था जब मैंने शुरू किया, लेकिन तामील जैसे महत्व के मामले में वह जल्दबाजी से काम लेना पसंद नहीं करते। अब लेखक ने भी उसी उम्र में शुरू किया पढ़ना जिस उम्र में उनके बड़े भाई साहब ने पढ़ना किया शुरू, परंतु जो बड़े भाई साहब थे वह तामील मतलब शिक्षा जैसे मामले में जल्दबाजी नहीं करना चाहते। इस भवन की बुनियाद खूब मजबूत डालना चाहते हैं। अब उस भवन की जो बुनियाद है, जो नींव है, वह खूब मजबूत डालना चाहते हैं जिस पर आलीशान महल बन सके। आलीशान में शानदार भव्य महल बन सके। 1 साल का काम 2 साल में करते थे, कभी कभी तो 3 साल भी लग जाते थे। बुनियाद भी पुख्ता न हो तो मकान कैसे पायदान बने। अब वो चाहते थे कि वो कभी कभी इस तरीके से पढ़ते थे कि एक क्लास में फेल होकर 1 से 2 साल 3 साल भी उसी क्लास में बैठ जाते थे। तो लेखक का कहना था कि वह अपनी तामील को, अपनी शिक्षा को इस तरीके से बुनियादी बनाना चाहते थे कि उसके ऊपर बहुत ही आलीशान महल बन सके, और जब तक नींव ही पक्की नहीं होगी तो उस पे आलीशान महल कैसे बन पाएगा। मैं छोटा था, वह बड़े थे। मेरी उम्र 9 साल की थी और वह 14 साल के थे। उन्हें मेरी तब्बीह और गिनरानी
निगरानी का पूरा और जन्मसिद्ध अधिकार था। जब लेखक छोटे थे और उनके भाई बड़े थे, दोनों में 5 साल की फ़र्क था। लेखक 9 साल के थे और लेखक के भाई 14 साल के थे। उनको लेखक के ऊपर डांट, तंबीह का मतलब होता है डांट डपट करना, डांटते हैं ना हमें बड़े, वो वाली चीज़ें, और निगरानी का पूरा जन्मसिद्ध अधिकार था। जन्म से ही उनको वह अधिकार मिला हुआ था कि आप अपने छोटे भाई को डांटेंगे और उन पर निगरानी रखेंगे। और मेरी शालीनता इसी में थी कि उन्हें उनके हुक्म को कानून समझूं, और मेरी भी शालीनता मतलब मेरी भी विनम्रता उसी में थी कि मैं अपने भाई की बातों को पत्थर की लकीर मानकर उनकी कानून जो व्यवस्था है उनकी, उसको मानता रहूं। वह स्वभाव से बड़े अध्ययनशील थे। वह स्वभाव से क्या थे? बहुत ही अध्ययनशील थे, बहुत ध्यान से चीज़ों को करते थे, पढ़ाई में अपना ध्यान लगाते थे, हरदम किताबें खोले बैठे रहते थे और शायद दिमाग को आराम देने के लिए कभी कॉपी पर, किताबों के हाशियों पर चिड़ियों और कुत्तों बिल्लियों की तस्वीरें बनाया करते थे। और वह कभी कभी क्या करते थे, अपने दिमाग को आराम देने के लिए ऐसे ही कॉपी पर ऊपर चित्रे बनाते रहते थे और अपने दिमाग को आराम देने के लिए चिड़िया, कुत्ते, बिल्लियाँ आदि की तस्वीर भी बना दिया करते थे। कभी कभी एक ही नाम या शब्द वाक्य 10-20 बार लिख डालते थे। कभी एक शेर को बार बार सुंदर अक्षरों में नकल करते थे। कभी ऐसे शब्द रचना करते थे जिनमें न कोई अर्थ होता था, न कोई सामंजस्य। मसलन एक बार उनकी कॉपी पर मैंने यह इबारत देखी, स्पेशल अमीना, भाइयों भाइयों, दरअसल भाई भाई, राधे श्याम, श्रीयुति, राधे श्याम, 1 घंटे तक। इसके बाद एक आदमी का चेहरा बना हुआ था। मैंने बहुत चेष्टा की कि इस पहेली का कोई अर्थ निकालूं, लेकिन अब असफल रहा। अब लेखक ने क्या किया, कभी कभी उनकी कॉपी के ऊपर अंदर कुछ लिखा हुआ देख लिया। आपने देखा कि यहाँ जैसे वर्ड्स लिखे हुए हैं, इस तरीके से उन्होंने कुछ लिखा हुआ था, परंतु लेखक ने उसको समझने की कोशिश की, वह उनके समझ में नहीं आया और उनसे पूछने का एहसास न हुआ। वह 9वीं जमात में थे, मैं 5वीं में। जमात मतलब वही कक्षा। उनकी रचनाओं को समझना मेरे लिए छोटा मुंह बड़ी बात थी। अब उनकी रचनाओं को समझना लेखक के लिए क्या था? छोटा मुंह और बड़ी बात हो गई थी। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आगे के पार्ट्स को हम अगले वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।